नमस्कार, सबकी खबर.com यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं अग्निवाण के संपादक श्री रविंद्र जैन जी, जो सुनी सुनाई कॉलम प्रति मंगलवार को आप पढ़ते हैं, जो पर्दे के पीछे की खबर होती है। पहली खबर पर हम बात करेंगे जो सब जगह चर्चा का विषय है। विदेशी सॉफ्टवेयर से चुनावी सर्वे कराया जा रहा है। रविंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे दर्शकों को बताएं कि ये क्या मामला है। देखिए शिशिर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मध्य प्रदेश में अब जो सब पूरी सरकार, सभी राजनीतिक दल, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, मध्य प्रदेश प्रशासन, ऐसा लगता है कि सबकी सब पूरी सरकार इस समय चुनावी मोड पर आ चुकी है। और मेरी जानकारी ये है, जिसके आधार पर मैंने ये खबर लिखी है, कि मध्य प्रदेश सरकार ने एक अमेरिकन सॉफ्टवेयर खरीदा है। काफ़ी महंगा सॉफ्टवेयर है और उस सॉफ्टवेयर के जरिए मध्य प्रदेश में अगली सरकार किसकी होगी, इसे लेकर सर्वे किया गया है। और इस सर्वे में लगभग 10,000 लोगों का सैंपल सर्वे किया गया है। ये शायद सरकारी स्तर पर पहली बार ऐसा हुआ है कि जो एक एजेंसी है, मैं उसका नाम अभी नहीं बताना चाहता, लेकिन मुझे पता है कि कौन सी एजेंसी ये काम कर रही है। उस एजेंसी ने ये पूरा सर्वे मध्य प्रदेश में किया है। लगभग 10,000 लोगों से बात की है। उनका जो जातिगत समीकरण है, उनकी जो बातें हैं, सबको इस सॉफ्टवेयर में डालने के बाद में ये निष्कर्ष निकाला गया है कि मध्य प्रदेश में अगले चुनाव परिणाम क्या होंगे। वो हमें जो बताया गया है, हो सकता है हमारी खबर सही हो सकता है हमारी खबर गलत हो, लेकिन हमें जो हमारे सूत्रों से बताया गया है कि इस सॉफ्टवेयर के द्वारा जो परिणाम आया है वो ये आया है कि लगभग 68 सीटें भारतीय जनता पार्टी को क्लियर मिल रही हैं। बाकी सीटों पर संघर्ष है। कांग्रेस को कितनी मिल रही है हमें नहीं बताया गया है, ना ही हमको ये सूचना मिल पाई है। लेकिन इस सॉफ्टवेयर की चर्चा जरूर मंत्रालय में है कि एक विदेशी सॉफ्टवेयर पहली बार खरीदा गया है और इस सॉफ्टवेयर के जरिए ये पूरा चुनावी सर्वे का ये काम चल रहा है। हो सकता है शिशिर जी ये पहला सर्वे हो, अभी चुनाव में कई महीने बाकी है, लेकिन इस सॉफ्टवेयर के जरिए सरकार लगातार सर्वे करके अपनी स्थिति का आंकलन जरूर कर रही है। बिल्कुल रविंद्र जी, ये बहुत बड़ी खबर है हमारे दर्शकों को और ये पर्दे के पीछे की खबर है। हम अगली खबर की तरफ चलते हैं। एक और ऐसी ही खबर जिसमें सबनानी जी, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री हैं, उनका एक शक्ति प्रदर्शन कॉलम अभी हमने देखा। उसमें क्या पर्दे के पीछे की क्या खबर है सर? देखिए, भगवान दास सबनानी जी बहुत ही सीजन नेता हैं। हमारे यहाँ महापौर का भी चुनाव लड़के, लेकिन दुर्भाग्य से वो नहीं जीत पाए थे। वो भारतीय जनता पार्टी के अकेले महासचिव नहीं हैं, वो इस समय कार्यालय प्रभारी भी है भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के। और वे लंबे समय से जो हुजूर हमारा जो विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ से वो टिकट के दावेदार भी रहे हैं। यानी जिसमें इस विधानसभा क्षेत्र में सिंधी बहुल इलाका जो बैरागढ़ है वो भी आता है। तो अब भगवान दास सबनानी जी, हेमू कालानी, जो शहीद हेमू कालानी हैं, उनकी 100वीं जयंती यहाँ भोपाल में एक बड़े महोत्सव के रूप में मनाई जा रही है, और जिसमें संघ प्रमुख मोहन भागवत जी भी आएंगे। मेरे पास जो सूचना है वो ये है कि लाल परेड ग्राउंड पर एक ग्रांड फंक्शन रखा गया है, और केवल देश भर के सिंधी समाज के लोग नहीं, बल्कि विदेशों से, जो मुझे जानकारी है कि दुबई और सिंगापुर और आसपास के तमाम सारे देशों में जो सिंधी समाज के प्रबुद्ध लोग हैं, उन सबको आमंत्रित किया गया है। और यहाँ मोहन भागवत जी उस आयोजन के चीफ गेस्ट हैं। और इस तमाम सारी चीज़ों के पीछे जो बताया जा रहा है वो ये कि सिंधी बहुल इलाके से सिंधी समाज के व्यक्ति को टिकट दिया जाए। तो निश्चित तौर पे ये जो ग्रांड शो भगवान दास सबनानी जी जिसको लीड कर रहे हैं, यदि ये कार्यक्रम हो रहा है और इसके जरिए एक सीधा संदेश होगा कि सिंधी समाज को भाजपा से जोड़ना, और कहीं ना कहीं सबनानी अपनी टिकट की दावेदारी भी प्रबल करते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल दर्शकों, एक और हम बड़ी खबर आपको देना चाहते हैं जो रविंद्र जी के कॉलम से निकल कर आई है। उसकी सच्चाई रविंद्र जी आगे बता पाएंगे। एक बहुत बड़ा प्रशांत किशोर एक ऐसा नाम है जो जहां चुनाव मैदान में उतरते हैं वहां चर्चा का विषय बन जाते हैं। आपने अपने कॉलम में लिखा है प्रशांत किशोर की एंट्री मध्य प्रदेश में हो चुकी है। क्या है ये? देखिए, प्रशांत किशोर की सीधी एंट्री नहीं हुई है, लेकिन उनके साथ काम करने वाली टीम जरूर एक निजी विश्वविद्यालय ने हायर की है। ये वाकई बड़ी खबर है। जो हमें सूचना हमारे सूत्रों से मिली है कि एक निजी विश्वविद्यालय ने लगभग 150 लोगों को हायर किया है, और इनका पूरा काम जो है वो मध्य प्रदेश में चुनावी सर्वेक्षण और मध्य प्रदेश में जो राजनीतिक नब्ज टटोलने का काम है। निश्चित तौर पर जो विश्वविद्यालय इन 150 लोगों को लेकर आया है, जिसके बार रूम में ये लोग काम कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं सरकार से खुश नहीं है। यानी शिवराज सरकार के एंटी है। शिवराज
शिवराज सरकार को कहीं ना कहीं वो नहीं चाहते कि अगली सरकार शिवराज जी की बने या भाजपा की बने। तो मुझे लगता है कि इस विश्वविद्यालय ने बहुत ही अत्यंत गोपनीयता के साथ मध्य प्रदेश के एक पूर्व मुख्यमंत्री के इशारे पर वो प्रशांत किशोर की एक टीम जो उनका जो हिस्सा रहा है, उस टीम के लगभग 150 लोगों को भोपाल में ज्वाइन कराया है। भोपाल में वो टीम लगभग काम कर रही है और ये पूरी टीम जो काम कर रही है वो लगातार इस बात की सूचना दे रही है कि मध्य प्रदेश में अगला चुनाव कौन जीत रहा है और क्या क्या करें जिसके कारण से यहाँ पर कांग्रेस की सरकार बन सकती है। तो एक वाकई निश्चित तौर पे एक बड़ी खबर है कि प्रशांत किशोर के साथ जुड़े हुए लोग, सीधे प्रशांत किशोर नहीं, जो लोग पहले उनके साथ काम कर रहे थे उनमें से कुछ लोग यानी लगभग 150 लोग इस विश्वविद्यालय के खर्चे पर अब मध्य प्रदेश में अलग अलग शहरों में काम कर रहे हैं। और निश्चित तौर पे ये बहुत बड़ा एक बहुत बड़ा ये कांग्रेस की मदद की जो मुझे सूचना मिल रही है वो कर रहे हैं। बिल्कुल रविंद्र जी, एक और हमारे इस चर्चित कॉलम में आपने एक और खबर लिखी है, लगातार आप इस पर लिखते रहे हैं। एक ई टेंडरिंग घोटाला हुआ था और जिस पर बहुत जोर शोर से कार्रवाई की बात हुई थी, तो सरकारें हिल गई थी, सरकारों ने बहुत बातें की थी। ऐसा लिखा है कॉलम में कि यह मामला टाई फिस हो गया है। देखिए शिशिर जी, ये बहुत गंभीर मामला है। मध्य प्रदेश में ई टेंडर घोटाला हुआ। इसमें जल निगम के टेंडर थे, इरिगेशन के टेंडर थे, पीडब्ल्यूडी के टेंडर थे और लगभग जो मोटे तौर पे माना जा रहा था कि 3000 करोड़ रुपए का ये करीब घोटाला था। और इसमें तत्कालीन जो शिवराज जी की सरकार थी 2018 के पहले, उन्होंने ही इस बात की एक शिकायत ईओडब्ल्यू को दी थी। फिर कमलनाथ जी आए, उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई, बहुत सारी पूछताछ हुई, तमाम सारी चीज़ें हुई। लेकिन अब ऐसा लगता है कि सरकार चाहे बीजेपी की रहे या कांग्रेस की, ई टेंडर में ना तो अब कांग्रेस की रुचि दिखाई दे रही है ना बीजेपी की। और ये इतना बड़ा घोटाले को दफन करने की तैयारी है कि अभी जो लोअर कोर्ट ने जो फैसला सुनाया कि ई टेंडर में ईओडब्ल्यू ने छोटे छोटे एक मछलियां पकड़ी थी, सारे मगरमच्छ बच गए। आप सोचिए कि ई टेंडर में जो 19-20 आरोपी हैं उनमें से 1 या 2 आरोपी को ही अभी तक पकड़ा है, बाकी सारे आरोपी बच गए। अभी तक किसी को बयान तक के लिए नहीं बुलाया गया। और मेरे पास सूचना ये आ रही है कि ऊपर से ये आदेश है कि अगले विधानसभा चुनाव से पहले ई टेंडर घोटाले को पूरी तरह जमीन के अंदर दफन कर दिया जाए। और इसीलिए अब ईओडब्ल्यू जो है वो विधि विभाग से कुछ इस तरह के पत्र लिखे हैं ईओडब्ल्यू ने कि वहां से जो जानकारियां आएंगी उसके आधार पर ईओडब्ल्यू ई टेंडर घोटाले को पूरी तरह से समाप्त करने की तैयारी कर रही है। ये मध्य प्रदेश के साथ धोखा है। ये मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का एक बहुत बड़ा कारण बनेगा, मध्य प्रदेश के तमाम अधिकारियों को बचाने का कारण बनेगा। और यहाँ जो भ्रष्ट ठेकेदार हैं जो लगातार यहाँ पर अनियमितताएं कर रहे हैं, भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं, उन सबके साथ सरकार खड़ी दिखाई दे रही है, उन्हें बचाने की कोशिश कर रही है। इसलिए मैंने लिखा है कि ई टेंडर घोटाले को टाई फिस करने की तैयारी है। बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं जीरो टॉलरेंस का नया तरीका नजर आ रहा है। रविंद्र जी, एक और चीज आपने अपने इस चर्चित कॉलम में लिखी थी कि फर्जी डॉक्टरों के खिलाफ लगातार अभियान चलता रहता है और एक माननीय सांसद जी फर्जी डॉक्टरों की इस साथ खड़े नजर आ रहे हैं। क्या है ये मामला? देखिए, ये बहुत गंभीर मामला है और मैं अपने कॉलम के जरिए, बेशक मेरा कॉलम सुनी सुनाई है, लेकिन कई ऐसे मुद्दे उठाता हूं जिस पर सोचने पर विवश होना पड़ता है। ये मामला ये है कि जो हमारा आदिवासी बेल्ट है, चाहे वो अलीराजपुर हो, झाबुआ हो या धार हो, इन तमाम जगह पर पुलिस ने अभी बड़ी सख्त कार्रवाई की थी झोला छाप डॉक्टरों के खिलाफ। क्योंकि झोला छाप डॉक्टरों से आदिवासियों को बड़ा नुकसान होता है, कई बार उनकी जान चली जाती है, सही उपचार नहीं मिल पाता। और झोला छाप डॉक्टर शिशिर जी वहीं एक्टिव होते हैं जहां सरकार स्वास्थ्य की सही व्यवस्था नहीं कर पाती है। तो पुलिस ने जितने वहां पर झोला छाप डॉक्टर पकड़े हैं, बड़ी मतलब आश्चर्यजनक बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद ने बाकायदा पत्र लिखकर जो झोला छाप डॉक्टर पर एफआईआर हुई है उसे वापस लेने के लिए सरकार पर दबाव बनाया है। ये कितनी बड़ी बात है कि ये एक सांसद खुद आरोपियों को बचाने के लिए सामने आए। और मैं उस सांसद की बात कर रहा हूं जो लंबे समय तक मध्य प्रदेश में प्रशासन का हिस्सा रहे हैं। उन्हें पता है कि प्रशासन में कैसे लोगों को फंसाया जाता है और कैसे बचाया जा सकता है। आज वो सांसद बनने के बाद में दोषी डॉक्टरों को सजा दिलाने के बजाय उन्हें बचाने के लिए उनके साथ खड़े हुए हैं। मैं निश्चित तौर पे इसे बड़े आश्चर्यजनक भी मानता हूं। और ये दुर्भाग्य है मध्य प्रदेश का कि यदि जनप्रतिनिधि भ्रष्ट लोगों को और गलत लोगों को बचाते हैं तो ये मध्य प्रदेश का बहुत बड़ा अहित करते हैं।
बिल्कुल प्रवीण जी, सुनी सुनाई में चूंकि जो तथ्यात्मक खबरें होती हैं, जो पर्दे के पीछे की असलियत होती है, वो आप इस चर्चित कॉलम में लेके आते हैं। एक और खबर सामने आई थी, अभी एक बैठक हुई थी विधानसभा में, पूर्व विधायकों ने अपनी पेंशन बढ़ोतरी की बात की थी और इसमें अध्यक्ष का भी नाम आया था। तो क्या है ये मामला? देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है ये भी। मध्य प्रदेश में हमने पूर्व विधायकों को ऐसा कर लिया जैसे कोई हर साल 2 साल में वो भोपाल में भीख मांगने आते हैं। सब कुछ मिलने के बाद भी ऐसा लगता है कि आप एक दिन भी विधायक रहे हैं तो पूरी जिंदगी आपको पालने की जिम्मेदारी मध्य प्रदेश सरकार की हो गई और हम जैसे जो टैक्स पेयर हैं उनकी हो गई। आप मुझे बताइए कि ये कौन सा तरीका है कि सरकारी कर्मचारी जो 40 साल 45 साल तक नौकरी करता है उसकी पेंशन आपने बंद कर दी और लगातार वो परेशान है, वो आंदोलित है। और आप जो पूर्व विधायक हैं जो मुश्किल से 5 साल विधायकी करते हैं उनको जीवन भर पेंशन देने की बात कर रहे हैं और हर 2 साल में उनकी पेंशन बढ़ाने की बात होती है। अभी हमने देखा कि विधानसभा में फिर से 250-300 पूर्व विधायक इकट्ठे हुए और उनको जो 20-25 हज़ार रुपये नहीं, करीब 35-40 हज़ार करीब मिल रहे हैं, क्योंकि उनको 20 हज़ार रुपये पेंशन मिलती है, फिर उनको मेडिकल भत्ता मिलता है, फिर उनको रेलवे का मिलता है। एक विधायक, पूर्व विधायक हमें लगभग 50 हज़ार रुपये का पड़ रहा है, उसके बाद भी उनको संतुष्टि नहीं है और वो चाहते हैं कि हमें 70 दिए जाए, 80 दिए जाए। तो इस तरह से ये जो विधायक पूर्व विधायक मानते हैं, तो या तो आप ये कह दीजिए कि हमने जनसेवा नहीं की है, हम जनसेवक नहीं है, हम तो केवल पैसे के लिए यहाँ पे नेतागिरी करने आए थे। ये ऐसा मुद्दा है शिशिर जी जिस पर एक बार देशव्यापी चर्चा होना चाहिए। एक और तो आप कहते हो कि हमने जनप्रतिनिधि हैं, हम जनता की सेवा करने के लिए विधायक बने हैं और फिर जीवन भर अपना घर परिवार चलाना चाहते हैं। और एक और बड़ी बात यह है, ये हमारे दर्शकों को समझना चाहिए कि यदि दुर्भाग्य से किसी पूर्व विधायक का निधन हो जाए तो उसकी 70-80% पेंशन उनकी पत्नी को मिलती है, सरकारी कर्मचारी को 50% मिलती है। तो ये जो नेतागिरी में ये जो आ गया है राजनीति में कि पूर्व विधायकों को, पूर्व सांसदों को, अरे एक बात और है कि एक व्यक्ति को, सरकारी कर्मचारी को एक पेंशन लेने का अधिकार है, लेकिन इन नेताओं को 3-3, 4-4 पेंशन लेने का अधिकार हो गया है। सांसद होंगे तो वहां की पेंशन अलग मिलेगी, विधायक होंगे तो वहां की पेंशन अलग लेंगे। ये चूंकि मीसाबंदी रहे तो वहां के भी 25 हज़ार रुपये चाहिए। तो आखिर हम टैक्स पेयर से कितना पैसा ये लोग लेंगे? और हम जानते हैं कि विधायक बनने के बाद भी इनका कितना जन सरोकार से काम रहा है और कितना इन्होंने धन सरोकार से कार्य रखा है, ये अब सब समझ रहे हैं, पूरी पब्लिक समझ रही है। अब तो कम से कम पूर्व विधायकों को एक सीमित करना चाहिए कि उनको एक सीमित आप राशि दे दीजिए और हर साल ये जो बढ़ोतरी कर रहे हैं इस पर एक बार नए सिरे से विचार जरूर होना चाहिए। बिल्कुल रविंद्र जी, एक और कॉलम अपने दर्शकों को हम आपसे चर्चा करना चाहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मामा जी अपनी भांजियों के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं और आपने ये एक कॉलम लिखा है जिसमें कन्याओं के साथ क्रूर मजाक किया गया है। ये क्या है मामला? देखिए शिशिर जी, बहुत ये भी एक गंभीर मामला इसलिए मानता हूं कि धार जिले का डही एक छोटा सा स्थान है जहां 314 बच्चियों की शादी होनी थी और वो मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत होनी थी। फरवरी में 2 बार ये शादियां इसलिए कैंसिल की गई। आप सोचिए कि बच्चियों के हाथ में एक बार मेहंदी लग जाती है तो किसी भी कीमत पर शादी कैंसिल नहीं होती। लेकिन हमारे यहाँ प्रशासनिक व्यवस्था नहीं है, अब अव्यवस्था हो चुकी है कि जो 50 हज़ार रुपये का दहेज का सामान खरीदा जाता है उसमें भी भ्रष्टाचार है और उसमें भ्रष्टाचार के कारण से शिकायतें होती हैं। शिकायत में सांसद विधायक ने यदि पत्र लिख दिया, कलेक्टर 1 मिनट में उठा के शादी को स्थगित कर देता है। 314 बच्चियों को 3 बार मेहंदी लगी, 3 बार शादी का मंडप सजा, 3 बार टेंट लगे और एक शिकायत आती है वो शादियां कैंसिल कर देते हैं। तो अभी 15 तारीख को जो 314 बच्चियों की शादी होनी थी आदिवासी बेल्ट में, ये लोग कोई पैसे वाले नहीं है, ये गरीब लोग हैं, मजदूरी करते हैं ये लोग किस तरह से वो शादी की तारीख जब प्रशासन देता है तो किस तरह अपने नाते रिश्तेदारों को बुलाते हैं, कितना पैसा खर्च करते हैं, अपने घर पर तैयारी करते हैं, दूल्हा दुल्हन के परिवार वाले इकट्ठे होते हैं और एक दिन पहले अचानक कलेक्टर का फोन आता है, कल सुबह की शादियां कैंसिल की जाती हैं। तो आप मुझे बताइए, इन जो 300 परिवारों के साथ जो प्रशासन बार बार क्रूर मजाक कर रहा है, इस पर दोष किसका है और कार्रवाई क्यों नहीं होती है? क्यों नहीं सरकार ऐसे अधिकारियों को दंडित करती जो इस पे भ्रष्टाचार करते हैं और बार बार शादियां कैंसिल कर रहे हैं? तो जो मुख्यमंत्री जी की लाडली भांजियां हैं 314 एक ही स्थान पर, जो एक छोटा सा शहर है डही जो धार जिले में आता है, वहाँ 3 बार विवाह कैंसिल हुए हैं। तो मैंने ये लिखकर सरकार के कानों पर कम से कम जू रहेंगे, उनकी नींद जगे
कि कम से कम आप ये जो लगातार प्रशासन क्रूरता कर रहा है, इन बच्चों के साथ न्याय हो और समय पर इनका विवाह हो, ताकि ये अपने घर जाएं और आपको दुआ दे सकें। बिल्कुल दर्शकों, चूंकि प्रयास होता है हमारा सबकी खबर.com यूट्यूब चैनल पर कि श्री रविंद्र जैन जी की जो ये चर्चित कॉलम है सुनी सुनाई, इसमें हम प्रयास करते हैं कि पर्दे के पीछे का सच आपके सामने ला सकें, और यही कोशिश, अगर आपको अच्छा लगता है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए, आप शेयर करते रहें लगातार, और अगर कमेंट्स बॉक्स में जाकर आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो जरूर दीजिए। रविंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बने रहिए सबकी खबर.com यूट्यूब।